हाँ जी सर। सो अभी हम चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने मॉड्यूल में 21 चैप्टर नंबर ऑन कर दीजिए। उसका जो .12 वाला पेज है उस पर आ जाइए और उसमें सबसे पहले हमने डिटेंशन, सीज एंड रिलीज़, अगर ऐसा गुड्स होता है तो वहाँ पर रिलीज़ करने की क्या पेनल्टी लगती है अगर हमारा गुड्स डिटेन हो चुका है। अब रिलीज़ करवाना है तो सबसे पहली बात तो कौन जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है ओनर ही जाएगा। रिलीज़ कौन करवाएगा, ओनर ही करवाएगा। अब ओनर अगर रिलीज़ करवाएगा तो कैसे करवाएगा, ओनर जो है वो क्या करेगा, कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट, या तो वो कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट के लिए जाएगा या फिर वो नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए नहीं जाएगा। अगर वो पेमेंट के लिए चला जाता है तो अब आज की तारीख में 200% ऑफ टैक्स जो है उससे हम पेनल्टी लेंगे। जितना अमाउंट है, जितना टैक्स का अमाउंट है उसका 200% अगर आप टैक्स इविट करते हो, हमने उसे सीज कर लिया है। तो अगर वो एग्जिम्ड गुड्स है तो एग्जिम्ड गुड्स में 2% ऑफ वैल्यू या 25,000 विचएवर इज लेस हम जो है वो लेंगे। पक्की बात है, विचएवर इज लेस जो है वो हम लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कम फॉरवर्ड नहीं गए, हम खुद से नहीं गए, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, थोड़ा अमेंडमेंट किया। एग्जिम्ट के लिए तो वही है, एग्जिम्ट के लिए तो यही है 5% और 25 जो भी लेसर है। तो आपको ये याद रखना है प्लीज़। यहाँ पर जो है अगर आप चले गए तो 2% और 25,000 जो भी कम हो, अगर आप नहीं गए तो जो 5% और 25,000 जो भी कम है। ठीक है, ये तो आपको समझता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, खाली ये बढ़ा दिया 5 पर 25 लिखा है तो फिर लेस वही होता है, दोनों में मतलब एक ही निकलता है, 25-25 ही आएगा अगर लेस। सेकंड देखो, कई बार ऐसा होता है कि देखो 5% ऑफ वैल्यू, जैसे वैल्यू जो है वो 1,00,000 है तो 1,00,000 का 5% 5,000 ही होता है, तो पक्की बात है 5,000 ही आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर एक नई पेनल्टी आ गई है। पहले पता है ये हुआ करता था, अभी ये तो इन्होंने कट करवा दिया है और इसकी जगह इन्होंने अभी हमको ये बताया है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। और 200% भी अब कटवा के वो हो चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब टैक्सेबल गुड्स के लिए, किसके लिए, टैक्सेबल गुड्स के लिए क्या पेनल्टी लगेगी, तो बोला 50% ऑफ वैल्यू, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल। ठीक है, जो भी हायर हो, समझे, पक्की बात है, जो हायर हो। तो यहाँ पर लेसर, यहाँ पर लेस करके यहाँ लेस मत कर देना। यहाँ हायर है कि 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स पेबल, तो जो हायर हो। कुल मिला के क्या है ना कि आप खुद से नहीं चल कर आए ना, तो फिर हम आपको थोड़ा और, क्योंकि 200% तो यहाँ ले ही रहे और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, तो जो भी हायर होगा हम वो लेंगे। ये आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे नहीं भूलेंगे। तो ये थोड़ा अमेंडमेंट की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन एंड सीज। आपको कितने दिन में आना है उसे रिलीज़ करवाने के लिए, 7 days में। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है देखिए सर, आ जाइए, अभी मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ ऐड करनी है, शेल नोट। ठीक है, शेल नोट क्या बोलता है, ये शेल नोट करने की क्यों ज़रूरत है, बोले डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, दैट इज द गुड्स एंड और कन्वेंस शेल नॉट बी रिलीज द प्रोविजनल बेसिस ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टीज। तो पहले क्या होता था ना, प्रोविजनल बेसिस पर हम छोड़ देते थे। पहले सुनो, पहले क्या होता था, प्रोविजनल बेसिस पर छोड़ देते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि हम नहीं छोड़ेंगे प्रोविजनल बेसिस पर। ठीक है, शेल नॉट नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर वो एप्लीकेबल टैक्स पेनल्टी के साथ हम नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, क्या प्रॉपर ऑफिसर डिटेन और सीज करता है ना गुड्स को, कन्वेंस को, इशू नोटिस करेगा, और इशू नोटिस करेगा टैक्स और पेनल्टी के लिए, पास एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि पास एन ऑर्डर कितने दिन में करेगा, देर आफ्टर पास द पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑर्डर वो पास करेगा विद इन 7 days में, और नहीं किया ना तो फिर उसे रिलीज कर देना पड़ेगा। तो विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन सीज। ठीक है, तो जो भी हो उसके डन। ठीक है सर, और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ बोल दी कि वेयर द डिटेन और सीज गुड्स आर पेरिशेबल और हिजारियस नेचर इन नेचर और लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विथ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम की वजह से अगर हमें लगता है ना वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, डी नेचरिंग मतलब कि पेरिशेबल नेचर का है, तो पीरियड ऑफ 14 days की जगह यहाँ पर अब क्या हुआ है, 15 days हो चुका है, मे बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, 15 days मे बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो यहाँ सेट पीरियड ऑफ, यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो वैल्यू ऑफ
पैसेज ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, 15 डेज़ का टाइम हमें दे दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं सर। तो विद इन अ 14 डेज ऑफ डिटेंशन सीज सर्च कन्वेंस और गुड्स वुड बी लाइबल टू कॉन्फिस्केट। और यहाँ पर इन्होंने एक और लाइन ऐड करी है कि हम लोग जो है विद इन अ 14 डेज़ में, विद इन अ 14 डेज ऑफ डिटेंशन सीजर सच कन्वेंस और गुड्स वुड बी लाइबल टू कॉन्फिस्केट। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आप नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट में मुझे आपको सीधा टेस्ट योर नॉलेज पे ही ले जाना है, ठीक है। तो फटाफट से आपको टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन करवा दूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे तो हमारा चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा। तो मैंने तो अभी तक आपको एक अच्छी पेनल्टी वही बताई है, क्योंकि वहाँ अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आने का चांसेस रखता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंस विच मे बी कमिटेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पेनल्टी। क्या ऑफेंस हम कर सकते हैं जिसके लिए हम पेनल्टी को लाइबल हो जाते हैं। तो ऑफेंस हैविंग विदाउट नेक्स्ट विथ इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस के साथ करते हैं, और कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो हम पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ करते हैं। तो एक तो हम इनवॉइस के साथ करते हैं कुछ ऑफेंस, एक हम किसके साथ करते हैं, टैक्स के साथ करते हैं। तो देखो, इनवॉइस के साथ क्या करते हो, टैक्स के साथ क्या करते हैं, पहले सुनना। सर इनवॉइस के साथ हमने क्या करते हैं, इशू ऑफ इनवॉइस या बिल विदाउट टेकिंग सप्लाई। हमने सप्लाई नहीं करी, इनवॉइस इशू कर दी। या फिर हमने क्या किया, GSTIN किसी और का यूज़ कर लिया, विदाउट इनवॉइस इशू ही नहीं करी और हमने सप्लाई कर दी। यानी 3 चीज़ें करी, या तो हमने क्या करी, सप्लाई नहीं करी और इनवॉइस इशू कर दी, GSTIN किसी और का लिख दिया, या फिर इनवॉइस जो है वो विदाउट इशू किए ही हमने सप्लाई कर दी, ठीक है। 3 केसेस हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है सर, पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद क्या होता है सर, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर हमने या तो पेमेंट किया ही नहीं, ठीक है, ठीक है, कितने महीने में नहीं किया, बोले हमने कलेक्ट कर लिया पीरियड पर एक्सीडिंग 3 महीने, हमने कोई टैक्स पे ही नहीं किया, ठीक है। या फिर हमने प्रोविज़न को कॉन्ट्राविन किया, नॉट पेइंग, और कॉन्ट्राविन किया एक्सीडिंग 3 मंथ हो चुके, या नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन, ठीक है, ऐसा किया। या फिर नॉन कलेक्शन या लोअर कलेक्शन, हमने कस्टमर से कलेक्ट ही लोअर किया। हमने क्या किया, अनयूटिलाइज जो हमारे पास टैक्स क्रेडिट थी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ, हमने या क्या किया, उसे यूज़ कर लिया, अवेल कर लिया, ठीक है। एक्चुअल हमें क्या हुई, रिसीट हुई नहीं ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कोई वायोलेशन किया, ISD एज फ्रॉडुलेंटली आपने कुछ ऑब्टेन किया, रिफंड ऑफ टैक्स, या फिर आपने सप्रेस्ड किया टर्नओवर। तो मोटा मोटा आपको 2 ही चीज़ें देखनी है, ठीक है, मोटा मोटा आपको 2 ही चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये 2 आपको मटके बना रखे, मटकी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने आपको 2 में बताना है कि सबसे पहले एक तो मैंने आपको इनवॉइस की बोली कि सर एक तो हमने इनवॉइस हमने सप्लाई कर दी पर इनवॉइस इशू नहीं करी, या फिर हमने इनवॉइस इशू कर दी पर हमने सप्लाई नहीं करी, या फिर हमने क्या किया, इनवॉइस बनाई, GISTN किसी और का लिख दिया, अपना नहीं लिखा। ये तो 3 केसेस। यहाँ देखना दूसरे में, ये इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, ये पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है। सब पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड क्यों है, पहला चीज़ सर हमने या तो नॉन पेमेंट किया टैक्स का, ठीक है, जनरली 3 मंथ्स हमारे पास होता है, तो हमने 3 महीने में टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया। या फिर हमने कलेक्ट करने में क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविज़न का, ठीक है। या फिर हमने जो है वो लोअर कलेक्ट किया, या फिर हमने डिडक्ट ही नहीं किया, नॉन डिडक्ट, ठीक है। या फिर हमने क्या नहीं किया, कलेक्ट ही नहीं किया, या फिर TDS काटना था, हमने नहीं काटा, हमने जो हमारी ITC है उसको अवेल कर लिया, जबकि एक्चुअल में हमें जो है वो क्या नहीं हुआ, एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं, ठीक है। ITC अवेल तभी होता है जब आपको सप्लाई हो जाता है, और सर सप्लाई तो हुआ ही नहीं, ISD में कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन करी, और आपने सप्रेस्ड करने की कोशिश करी टर्नओवर को कि भाई हम टर्नओवर दिखाएंगे नहीं तो फिर टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पर,
What is the quantum of penalty for an offence mentioned under section 122(1) and 122(2)? तो सर ये हमसे पेनल्टी का क्वांटम पूछ रहे। अच्छा, और भी पेनल्टी? ओह, अरे अरे अरे, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस में है, रजिस्ट्रेशन में है और ट्रांसपोर्टेशन में। तो प्लीज़ आप ऐसे ही याद कर लो कि भाई हमने अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमारे ऊपर ये पेनल्टी। इन्फॉर्मेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन हमने गलती से ले लिया तो, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमने ई वे बिल नहीं जनरेट किया, ये सीज और ये सब कुछ। ठीक है, अब आपको पेनल्टी बताती हूँ। 122(1) की जो है क्वांटम ऑफ पेनल्टी हमें दे रखी है। जनरली पेनल्टी इन्होंने यही बोल रखी है कि जो भी हायर। ठीक है, और ये जनरली हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, जब हम टैक्स पे नहीं करते हैं तब ये पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो 10,000 रुपये और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेड। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। अब अगर टैक्स इवेड किया तो उसके इक्वल का अमाउंट, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो उसके इक्वल का अमाउंट, टीसीएस नहीं कलेक्ट किया तो उसके इक्वल का अमाउंट, इनपुट टैक्स में कोई गड़बड़ी करी तो उसके, या फिर रिफंड क्लेम में फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया तो उसका। ठीक है, तो ये उसके बराबर इक्विवेलेंट अमाउंट। ठीक है, तो 1 यही कहता है कि भाई टैक्सेबल पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंस, तो ये ऑफेंस जो है 21 ऑफेंस, तो 21 ऑफेंस अकॉर्डिंग टू यहाँ इसी पेनल्टी हम जो है वो चार्ज कर देंगे। उसके साथ ही इन्होंने क्या बोला है पता है? इन्होंने बोला है कि भाई साहब रीज़न अदर देन द रीज़न, जो रीज़न है अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिस स्टेटमेंट से। ठीक है, अदर देन फ्रॉड, रीजंस जो है वो अदर देन फ्रॉड है, सप्रेजन ऑफ फैक्ट्स एविडेंस टैक्स, इट शेल बी द पेनल्टी जो है वो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द सच पर्सन विच एवर इज हायर। ये तुम नॉर्मल में भी पढ़ते हो कि टैक्स पेमेंट करने में हमने तो जनरली 10,000, 10% जो भी ज़्यादा हो हम वो लगाते हैं। और अगर फ्रॉड का मामला होता है, फैक्ट दैट द फ्रॉड, तो हम 10,000, और जो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ फ्रॉड होता है विच एवर इज हायर होता है। लेकिन सर अभी आपने भी पढ़ाया है हमको, ये बताया है ना मैंने, अभी वही सेक्शन 122। तो 122 के अकॉर्डिंग तो कुछ अमेंडमेंट है नहीं, यही होगा तब तो। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनरली 122(2) जो है सबसेक्शन, अगर आप थोड़ा देखेंगे उसको डीपली, तो वो किसके बारे में कहता है? वो कहता है पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस वो बताता है और उसके लिए वो पेनल्टी बताता है 10,000 और 100% ऑफ जितना अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट बने 100% ही निकलता है। तो पर आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ऑफेंस की लिस्ट बता रखी है 122 में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122, तो ये हमसे एक ही चीज़ कहते हैं भाई, ये कहते हैं 10,000 रुपी, 10,000 और इक्विवेलेंट अमाउंट, जो भी क्या हो हायर। ठीक सर, ठीक है। और अगर कोई अदर मामला हो तो फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, 10% कर देते हैं, अदर देन फ्रॉड, और ये है तो फिर आप 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यूज जो भी हायर हो। हाँ, हायर को मत भूलना। डन, आगे बढ़े जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए प्लीज। सर 3 क्या बोलता है? इज देयर एनी पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्सन अदर देन द टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 122? बताओ, इज देयर एनी पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्सन अदर देन अ टैक्सेबल पर्सन? बताओ, कोई पेनल्टी है क्या प्रिस्क्राइब फॉर अ पर्सन अदर देन अ टैक्सेबल पर्सन? यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है? तो क्या 122 ये प्रिस्क्राइब करता है? तो अपन आंसर्स में देख लेते हैं। यस 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 यस, ये क्या बोलते हैं आप देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि लेवी ऑफ पेनल्टी अगर एक्सटेंडिंग ऑफ 25,000, बोला यस सेक्शन 122 का सबसेक्शन 3 कहता है प्रोवाइडेड फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी एक्सटेंडिंग टू 25,000 फॉर एनी पर्सन हु,
हु एड और अबेट्स एनी चीज़ 21 ऑफेंस किया, डील करी, रिसीव या डील किया, फेल टू अपियर मतलब कि जो पर्सन रजिस्टर नहीं है वो भी ऐसे 21 ऑफेंसेस में पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। तो मेरी बात सुनना, कभी आ जाए एग्ज़ाम में कि भाई साहब अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड नहीं है मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, क्या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है? यस सर, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है, वो 21 ऑफेंस। सर ये ऑफेंस क्या रटना पड़ेगा? नहीं यार, एक बार पढ़ लेना, उससे ज़्यादा तो आप भी क्या कर लोगे, है ना। अब आ जाइए थर्ड के बाद 4। सो 4 कहता है मिस्टर एक्स एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी परचेज द गुड्स सप्लाइड बाय Mr. Y, who is a registered person without receiving the tax invoice from Mr. Y and thus helps to tax evasion by Mr. Y, what disciplinary actions may be taken by tax authority to curb such type of case और हुम कौन कर सकता है? तो सर जेसी से ऊपर वाला बंदा ही कर सकता है। और भाई साहब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। जीएसटी परचेज द गुड्स सप्लाइड वाई वाज रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट रिसीविंग द टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस रिसीव ही नहीं करी फ्रॉम मिस्टर वाई एंड दस हेल्प टू टैक्स इविजन, बताओ, बाय मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई जो है वो टैक्स इविजन कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शंस मे बी टेकन, तो हम सर उसे शोकोज नोटिस भेजेंगे, है ना, क्योंकि भाई तुम लोग टैक्स इवेट करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोला भाई साहब तुम टैक्स इवेट करने की कोशिश कर रहे हो, 10,000 रुपये और 100% ऑफ टैक्स इवेट जो भी हायर होगा वो हम तुमसे चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और जो पेनल्टी लेविएबल होगी, क्योंकि एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड, देखो बड़े अच्छा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, उसको 25,000, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा है, ऐसा लिखवाती हूँ, रुको, एक यहाँ और एक यहाँ। सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि बंदा जो है वो क्या है, रजिस्टर है, और एक बंदा तो है ऑब्वियसली वो जो है वो अनरजिस्टर्ड है ना। तो सर अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो अपन क्या करेंगे, रजिस्टर्ड, बताओ सर क्या कर लोगे आप। सर अगर वो रजिस्टर्ड है 10,000 रुपी और 100% ऑफ टैक्स इविड वाला अमाउंट, ठीक है, जो भी हायर हो। लेकिन मैंने बोला वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसके ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी। यहाँ बस वही हो रहा है, यहाँ वही हो रहा है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। सपोज इन द अबाउ केस अ डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट मिस्टर एक्स and an ad hoc penalty of 20,000 is imposed by passing an order without describing contravention। हमने उस पर 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी, कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच पेनल्टी इज गोइंग टू इम्पोज, बताओ विच पेनल्टी इज गोइंग टू इम्पोज, हम उसे नहीं बताएंगे। विदाउट मेंशनिंग द प्रोविजन अंडर द पेनल्टी इज गोइंग टू इम्पोज, शुड मिस्टर एक्स प्रोसीड्स टू पे पेनल्टी और चैलेंज ऑर्डर पास बाय डिपार्टमेंट। बताओ सर, डिपार्टमेंट पता है बोलता है 20,000 रुपये दे, डिपार्टमेंट बोल रहा है 20,000 रुपये दे। अब तुम किसी से, देखो तुम्हारे सामने कोई आगे खड़ा हो जाए और कोई तुमसे कहे कि ला 20,000 रुपये दे, तो तुम उससे पूछोगे ना कि भाई 20,000 रुपये किस बात का। बस यही वही यहाँ पर भी वही हो रहा है। डिपार्टमेंट कह रहा है ला 20,000 रुपये निकाल, बता नहीं रहा है किस बात का। क्या तुम्हारे पास फर्दर राइट होता है अपील में जाने का? किस बेसिस पे जाओगे? सुनो, द लेवी ऑफ पेनल्टी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन डिसिप्लिनरी रिजीम विच इज बेस्ड ऑन जुरिडिक्शंस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रिंसिपल गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट। सच जनरल डिसिप्लिन इज इन that is section 126 according no penalty is to be imposed without affording an opportunity of being heard to the person proceeds against reverts that। सबसे पहली चीज़ सर हमारी, देखो गवर्नमेंट बहुत इमोशनल है, करेंगे कुछ भी लेकिन सबसे करेंगे अपनी मर्जी की, लेकिन सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं, ये देंगे, ज़रूर देंगे। दूसरा, द पेनल्टी इज टू डिपेंड ऑन दी totality of the facts and circumstance of the case। The penalty imposed is to commensurate with the degree and severity of breach of the provision of the law
एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है सर। जो भी ब्रीच है ना वो डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स होना चाहिए। सर कहने का मतलब यही कह रहे हैं कि भाई ऑन दी फैक्ट्स होने का मतलब है किस बात की पेनल्टी लगा रहे हो, ठीक है। द नेचर ऑफ द ब्रीच इज स्पेसिफाइड क्लियरली इन दी ऑर्डर, सबसे बड़ी बात है ना। इम्पोजिंग द पेनल्टी, सर तुम जिस भी बात का पेनल्टी मुझसे ले रहे हो ना उसका नेचर ऑफ ब्रीच क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है जी सर, एकदम मेंशन करो। द प्रोविजन ऑफ द लॉ अंडर विच द पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड इज टू बी स्पेसिफाइड। और सर आप किस प्रोविज़न के अंदर ये लगा रहे हो वो भी मेंशन करोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कैसी दिक्कत, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एग्जामिन करो, एग्जामिन द implications as regard the bailability and quantum of punishment of prosecution in respect of following cases। कुछ केसेस मैं आपको बता रही हूँ उसमें, ठीक है ना। पर्टेनिंग टू दी मंथ ऑफ दिसंबर अंडर CGST एक्ट 2017 एक्स कलेक्ट्स 245 लाख, ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 45 लाख ऐसा बोलो, एज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट एंड डिपॉजिट 2 करोड़ 41 लाख, यानी कि 241 लाख विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ फाउंड दैट ही हैज़ फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड हैज़ नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो बताओ 2.45 यानी कि 4 करोड़ का, 4 लाख का है ना। और हमने क्या किया, ये तो किया ही किया, दिया नहीं दिया वो तो ठीक है। और फाउंड दैट द फॉल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड नॉट मेंटेन एनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स भी हमने नहीं रख रखे, ठीक है। दूसरा आता है वाई कलेक्ट्स 550 लाख एज अ टैक्स टू इट्स क्लाइंट बट डिपॉजिट ओनली 30 लाख। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, 5 करोड़ 50 लाख लेते हो और सिर्फ 5, यानी कि अभी तुम्हारा 5 करोड़ 20 लाख बाकी है सर, इतना बाकी है सर, कम नहीं है ना, ये कम नहीं है ना फिर ये तो, ठीक है सर। What will be the implications with regard to punishment of prosecution of X and Y for the offence? What would be the position if X and Y repeat the offences? It may be assumed that offences are proved in the court, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर लिखोगे व्हाट विल बी इम्प्लीकेशंस विथ रिगार्ड टू पनिशमेंट। सर पनिशमेंट, मेरी बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द ऑफेंस, और व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ एक्स एंड वाई रिपीट द ऑफेंस। और वापस से करेंगे तो क्या होगा, देखो सर यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया था कि 5 करोड़ से ऊपर है ना, एक लेक्चर में जो पहले रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था कि भाई अगर 5 करोड़ से ऊपर का तुम लोग किसी तरीके का टैक्स का इवेशन करते हो तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। मैंने तुमको ऐसा बोला था, ठीक है, मुझे याद है। तो उस अकॉर्डिंग ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है। तुम्हारे पास अब आगे क्या रेमेडी होती है, तो यहाँ पर क्या तुम आगे ऑफेंस में जा सकते हो, तो जनरली 24 आवर में एक बार तो मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें पेश होना ही पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर का ऑफेंस हो जाएगा तुम अरेस्ट भी हो सकते हो, बड़ी बात तो ये पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरा ये कहता है कि ऊपर वाले में आपने फॉल्स गलत किया, फॉल्स स्टेटमेंट की अलग पेनल्टी, तुमने टैक्स इवेड किया उसकी अलग पेनल्टी। तो भाई ये क्वेश्चन मस्त है, ठीक है, सुन लीजिए मुझसे और फिर एक बार और 1-2 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। एज पर सेक्शन 132(1)(d) थर्ड ऑफ दी CGST एक्ट 2017, फेलियर टू पे एनी अमाउंट collected as tax beyond 3 months from due date of payment is punishable with। तो सर यहाँ पर क्या बोला, बियॉन्ड 3 मंथ्स, फेलियर टू पे एनी अमाउंट बियॉन्ड 3 मंथ्स, अगर 3 महीने से ज़्यादा तुम्हारा हो जाता है, तुम लोग पे नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग पे नहीं कर रहे हो, ठीक है,
ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जब करना है वहाँ से ड्यू डेट, तो इन्होंने बोला है कि फाइन इम्पोज द टैक्स एविड। तो सर आप कितना टैक्स एविड कर रहे हो, तो इन्होंने बोला सर 4 लाख। तो हम आपसे कितना फाइन ले सकते हैं, 4 लाख जितना आप एविड कर रहे हो, ठीक है, नॉट पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक्स इज़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 फर्दर। अगर आपने फॉल्सिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया है तो आप अप टू 6 मंथ तक, ओ माय गॉड, अगर गलत रिकॉर्ड दिया तो 6 मंथ तक का जेल और फाइन दोनों आपको लग सकता है अगर आपने गलत रिकॉर्ड्स दिया, गलत डॉक्यूमेंट्स दिया, ठीक है, टैक्स इवेट करने के लिए तो। और ध्यान रखना ये बेलेबल ऑफेंस है, ये बता ही दिया था, लेकिन अगला देखो सर 5 करोड़ आ जाएगा। और यहाँ फिर अगली बार जो है ना ये बोलता है कि बियॉन्ड 3 मंथ चला गया है, यहाँ पर रीजंस देंगे। देखो यहाँ पर ये बोलता है कि भाई इम्पोज शेल बी एटलीस्ट 6 मंथ, यहाँ पर 3 मंथ बियॉन्ड ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने की आपको सज़ा हो सकती है। ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होता है। यहाँ पर आपको रिपीटेड ऑफेंस करोगे ना यहाँ पर, तो फिर सेकंड और एवरी सब्सिक्वेंट में इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स हो सकती है और फाइन लग सकता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स जो होती है इन दी अब्सेंस स्पेसिफाइड एंड रीजन फॉर द रिकॉर्ड्स। तो ध्यान रखना ये जो है ये क्या मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ इतना बताया कि भाई साहब अगर तुमने 3 मंथ ड्यू से पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर 100% जितना टैक्स का अमाउंट है उतनी पेनल्टी लग सकती है, पहला केस। दूसरा केस बहुत प्यारा है, दूसरा केस पता है क्या कहता है, दूसरा केस कहता है फॉल्सिफिकेशन। दूसरा केस क्या कहता है सर, फाल्स करना है। दूसरा केस पता है फाल्सिफिकेशन कहता है। तो यहाँ पर तुम्हें 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है और तुमको 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर फाइन लग सकता है। ये आपको याद रखना है, बोथ हो सकते हैं और भी हो सकता है, बोथ भी हो सकते हैं, दैट इज़ ओके। थर्ड वाला पता है तुमको क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ विथ क्या बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर्स विद द फाइन। तो आपको क्योंकि 500 लाख से ऊपर का हो गया है, ठीक है, फेलियर टू पे द अमाउंट और 3 मंथ से ज़्यादा चला गया है, तो अब आपको यहाँ पर 5 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन लग सकता है, ठीक है। तो भाई साहब 5 ईयर्स सज़ा और फाइन और बोथ भी लग सकते। डन बाबा डन, ठीक है सर, चलिए चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर ये वहाँ से पूछ लिया है, जनरली मैंने बताया अभी कि नॉन कॉग्निजेबल में जो मैंने आपको अमाउंट बताया ना 5 करोड़ वैसा ही है। यहाँ देख लेते हैं, ये देखो सर, तो यहाँ पर वो चैप्टर में था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ा दूँ। चलो सर, एक्सेल कर जाए 5 तो वो होता है ये कॉग्निजेबल। जनरली क्या होता है, हम इशू नहीं कर रहे, इन्वॉइस इशू नहीं कर रहे, हम रॉन्गली ले रहे हैं रिफंड को, हम लोग आईटीसी गलत ले रहे हैं, हम इन्वॉइस इशू नहीं कर रहे, फेलियर टू पे 3 मंथ्स में हमने टैक्स पे नहीं किया, फेलियर टू पे अमाउंट कलेक्टेड इज अ गुड्स बियॉन्ड 3 मंथ ऑफ द ड्यूटी ऑफ, तो 3 महीने मैंने पे नहीं किया, देन इन पर्टिकुलर केसेस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन है क्या, यस सर। Where an offence under GST law is committed by a taxable person being a trust, क्या बोला, taxable person being a trust, who are deemed to be guilty of an offence, and under the what circumstance when do the relevant provision become inapplicable in respect of individual concern with the trust। तो कैसे प्रोविज़न डिफरेंट है ट्रस्ट के लिए, तो भाई आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आ जाओ, हम देखते सेक्शन 137 ऑफ द CGST एक्ट स्टिपुलेट दैट वेयर द ऑफेंस अंडर GST लॉ इज कमिटेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन बीइंग अ ट्रस्ट, द मैनेजिंग ट्रस्टी शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सबसे पहले तो इसको पकड़ो, ये गिल्टी हो गया, ये लाइबल होगा टू बी प्रोसीड्स अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली। फर्दर यहाँ क्या बोला, ऑफेंस कमिटेड बाय द ट्रस्ट हैज़ टू कमिटेड, यहाँ सबसे पहले बोलता है कंसेंट लेनी पड़ेगी, एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल कंसर्न विद द ट्रस्ट। यहाँ बोला आगे डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस एंड लाइबल अगेंस्ट द रेलेवेंट जो भी बिकम इनएप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न विद द ट्रस्ट इफ दे प्रूव दैट ऑफेंस आर कमिटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ एन एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस प्रिवेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, बिकम इनएप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल कंसर्न के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना, मैनेजिंग ट्रस्टी लाइबल होता है, ट्रस्ट हैज़ बिन कमिटेड एंड कंसेंट और कन्विक्शन ऑफ और नेग्लिजेंस किया है तो डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस हो जाएगा, शेल बी लाइबल फॉर दी
अगेंस्ट दी पनिशबल अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर ये प्रूव कर देता है कि उसने ड्यू डिलिजेंस किया था, सब कुछ सही था, तो फिर वो गिल्टी नहीं होगा। ऑल इज़ ओके, थैंक यू सो मच। इन्होंने बोला है कि हमने 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही किया है, तो वो 200% वाला हमने सही कर दिया। अब इस बार चांसेस तो बनते हैं, चांसेस तो बनते हैं, चांसेस तो बनते हैं। किधर गया वो पेपर? यस, यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो एक बार फिर बताऊँ सर, सर्च एंड सीज का मामला है, फॉरवर्ड करना है पेमेंट के लिए। तुम चले गए, नहीं गए। तुम अगर चले गए तो फिर ध्यान रखना, तुम लोग एग्जिम्ड गुड्स वाले हो, तो फिर 25,000 और 2% ऑफ वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। और अगर तुम नहीं, अब तुम गए लेकिन ये एग्जिम्ड गुड्स का मामला नहीं हुआ, तो 200%, 7 दिन में बताओ ना आपको वो नोटिस इशू कर देते हैं। इसमें क्या होता है सर, अगर आप नहीं गए तो 5 नहीं गए तो एग्जिम्ड में 5% लगता है, 5% और 25,000 जो भी कम हो, और वो जो बताया ना वहाँ 200% और 50% ऑफ टैक्स जो भी हायर हो, ठीक है। तो या लेसर है या हायर है, ये ध्यान रखना। ऑल ओके, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर फिनिश।